नमस्कार, आप देख रहे हैं NN न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ विदिशा। भारत सरकार में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 7 सामुदायिक घाटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, टेक्सटाइल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य जन वितरण के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और बलिया के बीच 250 किलोमीटर में घाट विकसित किए जा रहे हैं। ये घाट यात्री और प्रशासनिक सुविधाओं से युक्त होंगे, जिनसे नदी पर सामान और मुसाफिरों की आवाजाही संभव होगी और समय और लागत की बचत होगी। घाटों का परिचालन आरंभ हो जाने से छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वाराणसी में कुल 15 फ्लोटिंग जेट्टी उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 7 का उद्घाटन और 8 का शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में मुख्य योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सभी कैबिनेट मंत्री और विधायकों का सम्मान किया गया। उसके बाद इस सभी विकास कार्यों का प्रोमो दिखाया गया। मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास का बटन दबाया गया। आयुष मंत्रालय और पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने घोषित किया, भारत की आध्यात्मिक नगरी को सबसे उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमारन जलयान मिलने जा रहे हैं। उससे उत्तर प्रदेश में वाराणसी और बलिया के बीच 250 किलोमीटर में घाट विकसित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में यहाँ बन रही हैं जेट्टियाँ। इन 8 जेट्टियों का शिलान्यास हुआ। वाराणसी के सामने घाट, गाजीपुर के चोचकपुर, डूंगरपुर, सैदपुर, जामनिया, शिवपुर घाट, बलिया के कंसपुर, मझुआ का होगा। वहीं वाराणसी के संत रविदास घाट, कैथी, किला घाट, राजघाट, बलिया के उज्जैयार घाट, गाजीपुर के कलेक्टर घाट और चंदौली के बलुआ घाट पर बन रही 7 जेट्टियों का लोकार्पण हुआ। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य सदैव इस बात के लिए तड़पता था कि हमारा राज्य लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी चारों तरफ जमीन से ही घिरा हुआ है और इसलिए हम लोग अपनी किसी भी उत्पाद को एक्सपोर्ट करने में, हमारा उत्पाद एक्सपोर्ट के लिए जब तक पोर्ट तक पहुंचता था तब तक उसका दाम बहुत ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो दाम होता था उसके साथ जुड़ जाता था। उसके कारण उसकी लागत ज़्यादा होती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो एक प्रतिस्पर्धा होती थी, उस प्रतिस्पर्धा में हमारा उत्पाद नहीं टिक पाता था। वहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ उस क्षमता का भी होना चाहिए और उस लागत का भी होना चाहिए जो मांग है। लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते यह हम सब के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। हमें चीनी भेजना हो तो ये समस्या होती थी, हमें यहाँ से सब्जी, फल, मिर्चा इन सबको भेजना होता था तो इसमें भी परेशानी होती थी। हमें यहाँ पे परंपरागत उत्पाद, MSME का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर उत्तर प्रदेश है। 90 लाख सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के हमारे पास यहाँ पर उद्यमी हैं, उतने उद्योग लगे हैं, लेकिन उनके उत्पाद को हम उत्तर प्रदेश के बाहर, देश के अन्य भागों में या दुनिया के बाजार में पहुंचाने में इसलिए विफल होते थे क्योंकि हमारी लागत ज़्यादा हो जाती थी। पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसकी लागत काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी और परिणाम था धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश का जो किसान, जो हमारे परिवहन मंत्री बता रहे थे कि बचपन में यहाँ की नदियों से जल परिवहन की सुविधा होती थी। कोयला आता था, यहाँ से गुड़ और शुगर यहाँ से बाहर जाता था, फल और सब्जियां भी बाहर जाता था, अनाज, खाद्यान्न भी यहाँ से बाहर जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके नदियों में, चूंकि हिमालय से आने वाली नदियों में सिल्ट काफ़ी बड़े पैमाने पर आता है, बरसात के समय खास तौर पर बहुत आने के कारण उनको डिसिल्टिंग नहीं किया गया और परिणाम रहा कि नदियां छिछली होती गईं, उसका दायरा बढ़ता गया और जल परिवहन की सुविधा को सड़क परिवहन ने ले लिया, अन्य परिवहन के माध्यमों ने ले लिया। ये जो 15 जेटीज जो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं, यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा।
और यह इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है, लेकिन उसके लाभ अनेक हैं और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विदेशों में भी इधर की जो उपज है भेज रहे हैं, तो सस्ते में जो हम सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से ले जाते हैं बहुत महंगा पड़ता है, तो जल मार्ग से सस्ता पड़ेगा। और परिवहन में भी जो हमारी गरीब जनता है वो इससे यात्रा करेगी, तो उसको बहुत, जिसके पास समय है और कम पैसे में जाना चाहता है, तो उससे उसको इसका बड़ा उपयोग होगा। डीजल की जो है बचत होगी, प्रदूषण का जो है रहित होगा। आज देखिए किस तरह से प्रदूषण के लेकर के सरकारें चिंतित हैं, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। और जहाँ पर हमारी अभी सड़कें नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर नदियाँ हैं, वहाँ तक हम इस मार्ग से पहुँच सकते हैं। तो कई चीज़ों का लाभ एक साथ इससे प्राप्त होने वाला है। और पर्यटन के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि जो दिखाया गया कि पर्यटन का कितना बढ़िया उसमें व्यवस्था है। एक नई चीज़ जो है, यहाँ के लोगों को एक इको टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा बेहतर प्लेटफार्म मिल रहा है। दयाशंकर जी, आपके अनुभव को, जो आपने बचपन का किस्सा बताया, उसको योगी जी ने भी अपने में कोट किया भाषण में। क्या लगता है वो जो डिसिल्टिंग की बात हुई थी, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया था पहले, जिसकी वजह से ये जो जल परिवहन पहले आपके बचपन में देखा था वो ख़त्म हो गया बिल्कुल, जिसकी शुरुआत ये देखिए सही है। 1967 में कलकत्ता से ये परिवहन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, लेकिन बीच में ये रुक गया और अब फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये फिर से प्रारंभ हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत शुभ है। हाइड्रोजन से भी जहाज चलेंगे, ये एक बड़ी प्रक्रिया होगी, एक नया ऊर्जा का स्रोत होगा। देखिए, और कम पैसे में, और जो आज जो पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, उसमें भी ये बहुत बड़ा सहायक होगा। अभी हम लोग अपनी गाड़ियाँ भी, जो हमारी बसेज हैं, उसको भी हाइड्रोजन में हम लोग चलाने जा रहे हैं। तो ये आज प्रारंभ हुआ है, इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा हमको। अच्छा, शिव और शक्ति यानी कामाख्या और बनारस जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये दो महाशक्तियों का एक तरह से जो है हम कहेंगे कि एक मिलन भी है कि बाबा विश्वनाथ से माँ कामाख्या तक का जो है यात्रा जो है जल परिवहन के माध्यम से माँ गंगा के द्वारा जाए। ये हम लोग के लिए आध्यात्मिक ताकत भी है। जनवरी शुरू हो जाएगा ये? हाँ? जनवरी शुरू हो जाएगा। क्या रहेगा ये? क्या रहेगा? अभी देखिए, आपने देखा शेड्यूल उन्होंने बताया। ये पूरा क्या रहेगा? ये क्या पूरा रहेगा? ये प्लान क्या है? ये देखिए, कई तरह के यहाँ पर परिवहन, माने माल परिवहन, यात्री परिवहन, इको टूरिज्म, कई ऐसे जो हमारे किसानों के लिए, इसमें जो हमको बाहर भेज रहे हैं अपने माल, उसको हम ले आकर के बनारस के एयरपोर्ट पर यहाँ से हम भेजेंगे। तो कई ऐसी चीज़ें इसमें एक साथ समाहित हैं। मुख्य अभियंता, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा। सर, पहला सवाल तो ये कि जो ये क्रूज गंगा विलास शुरू हो रहा है, ये पूरा क्रूज क्या रहेगा, कितना बड़ा है ये, कितना इसका बेनिफिट, कितना दिन का टूर रहेगा? ये लगभग 40 से 42 दिन का टूर होगा, जो वाराणसी से शुरू होगा गंगा नदी के माध्यम से, फिर उसके बाद ये जाएगा सुंदरबंस में, फिर इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी होते हुए बोगीबिल, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के एक छोर पे स्थित है, वहाँ तक जाएगा। क्या क्या इसमें सुविधाएं होंगी और कितना बड़ा क्रूज? ये एक लग्जरी क्रूज़ है, और इस लग्जरी क्रूज़ में इसमें ट्विन शेयरिंग बेसिस पे कमरे हैं रहने के लिए, विद अटैच्ड वॉशरूम्स, डेक है, सन बेदिंग के लिए डेक है, कुछ इंडोर गेम्स हैं, रेस्टोरेंट है, जिम है, ये सब सुविधाएं हैं। ऑन बोर्ड डॉक्टर है। कितने किलोमीटर लंबा रूट है और कितने लोग सवार होंगे एक बार? इस पे ये करीब 2400-2500 किलोमीटर के लगभग
पड़ता है, क्योंकि रिवर मेंडरिंग होती है तो 10-20 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है ये, जिस टाइम चलेगा उस हिसाब से। और कितने लोग होंगे इसमें एक बार में? करीब 80 लोगों के करीब का है। इसकी शुरुआत आज डिक्लेयर हुई है, जनवरी में शुरू होगा ये। और कितने नदियाँ रहेंगी इस रूट में, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा बीच में? जो हमारा सुंदरबन क्षेत्र है उसमें छोटे छोटे बहुत सहायक नदियाँ आके मिलती हैं। मूलतः ये जलमार्ग 1, उसके बाद सुंदरबन नदियाँ, उसके बाद बांग्लादेश की नदियाँ जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा से ही मिलके बनी है, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा। तो मुख्यतः ये 3 है, इंडिया की और 1 बांग्लादेश। ये 4 नदियाँ। इन 4 नदियों के अलग अलग नाम बहुत जगह हैं। अब जैसे गंगा जी हमारी फरक्का के बाद भगीरथी, हुगली कहलाती है।